नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। नरेंद्र मोदी सरकार इस समय पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। मोदी जी भले इस समय विदेश चले गए हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आज जब भारत बंद है, तब मोदी विदेश चले गए हैं, अपने देश को यूं बंद की हालत में छोड़कर। अब सवाल ये उठता है कि ये बंद की नौबत आई क्यों? तो इसके पीछे है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रावधान दिया था कि जो SC ST जो इसमें जो आरक्षण होता है, जो कोटा मिलता है, उसमें एक क्रीमी लेयर का प्रावधान SC ST पर उसमें किया था सुप्रीम कोर्ट ने। मोदी सरकार ने पहले तो इस फैसले पर कुछ नहीं कहा, लेकिन जब विपक्ष ने इस फैसले की आलोचना की और इसके अलावा जब बीजेपी के ही कुछ सांसदों ने मिलकर मोदी जी से इस पर अपनी चिंता जाहिर की, तो फिर मोदी सरकार को 10 अगस्त को ये कहना पड़ा कि ये जो फैसला है इसके हम इसको लागू नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में कहीं भी इस तरह की बात नहीं की गई है। मोदी सरकार ने उस वक्त अपना ये जो यू टर्न कहना चाहिए ये ले लिया, क्योंकि पहले कुछ नहीं बोला और विरोध जब जाहिर हो गया, उसके बाद मोदी सरकार को अगर ये फैसला लेना पड़ा, तो जाहिर है मोदी सरकार कहीं ना कहीं दबाव में आती दिखी। और आप गौर करिए तो 2.5 महीनों में ये 5वां ऐसा मौका है जब मोदी सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। वक्फ बोर्ड और ब्रॉडकास्ट बिल की बात हम कल ही कर चुके हैं। कल ही जब ये फैसला भी आया, मोदी सरकार ने किस तरह लेटरल एंट्री पर अपने कदम पीछे खींच लिए, तो ये पता चला कि भाई इस पे भी सरकार डर गई है। और उसके पहले 10 अगस्त की ये जो बात मैं बता रही हूँ आपको, जिसमें मोदी सरकार ने ये फैसला लिया था कि सुप्रीम कोर्ट का भले जो फैसला आ गया, लेकिन हम इसको लागू नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए कि सरकार ने इसको लागू नहीं करने की बात की, लेकिन ये नहीं कहा कि हम इसको रद्द करवाएंगे। तो जाहिर है मोदी सरकार अभी भी अपना स्टैंड पूरी तरह से क्लियर नहीं कर रही है, और इसीलिए विपक्ष को इस तरह, विपक्ष को तो नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये जो आंदोलन है ये दलित संगठनों ने, आदिवासी संगठनों ने बुलाया है और विपक्ष का इसको समर्थन है। हालांकि बीजेपी इस भारत बंद को विपक्ष की चाल बता रही है, साजिश बता रही है, या ये कह रही है कि उसके पास कुछ करने को नहीं है, इसीलिए वो इस तरह के आंदोलन खड़ा कर रही है। मोदी सरकार जो भी बोले, उनके मंत्री जो भी बोले, लेकिन ये दिख रहा है कि सरकार बार बार अपने कदम पीछे खींच रही है। 4 बातें मैंने आपको बता दी। पहला तो वक्फ बोर्ड, दूसरा ब्रॉडकास्ट बिल पर जो कदम वापस लिए, लेटरल एंट्री, उसके अलावा जिस तरह SC ST में जो क्रीमी लेयर का प्रावधान उसको, और 5वां जो था कैपिटल गेन में जो सरकार ने ये फैसला लिया था बजट में कि अब कैपिटल गेन में भी हम इस तरह से जो मुनाफा होता है उस पर हम पूरा का पूरा टैक्स लगाएंगे। उसके खिलाफ राहुल गांधी ने आवाज उठाई और अब सरकार को उस फैसले को भी वापस लेना पड़ा। तो ये 5 मामले ऐसे हैं जिनमें 2.5 महीनों में सरकार पीछे हो चुकी है, और इसीलिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है बहुत ही मजबूर सरकार दिखाई दे रही है। और इस समय देश को, अपनी मजबूर सरकार को उसी हालत में छोड़कर मोदी जी चले गए हैं विदेश। लेकिन इधर देश में क्या हाल है ये आप खबरों में आज देख सकते हैं। बिहार में बंद का असर जबरदस्त दिखाई दे रहा है, वहां तो बल्कि पुलिस को लाठीचार्ज और पानी की बौछारें करने की नौबत आ पड़ी। यूपी में बहुत सारी जगहों पर बंद का असर दिख रहा है, राजस्थान में, ये तमाम राज्य में वो गिना रही हूँ जो बिहार मतलब बीजेपी शासित राज्य है और जहां बंद का असर अच्छे से नजर आ रहा है। लेकिन सरकार जो है, यानी जो केंद्र में बैठे लोग हैं, उनको इसमें भी बीजेपी की, या मतलब बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की साजिश नजर आ रही है। कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने क्या कुछ कहा है आज के इस बंद को लेकर, और कैसे वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की व्याख्या कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार इसको सुन लेते हैं। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसके 2 पार्ट है। मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि एक विषय था क्रीमी लेयर का और दूसरा विषय था कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट, सब कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट। इन 2 विषयों में सुप्रीम कोर्ट ने, एक में तो ऑब्जर्वेशन दिया, तो ऑब्जर्वेशन तो कोई जजमेंट का पार्ट नहीं होता, और जब SC ST के सांसदों को, जो बीजेपी के सांसद थे, जब उनको लगा कि ये विपक्ष भ्रम फैला रहा है, विपक्ष के MP भी कुछ ऐसा कह रहे हैं कि इस फैसले से क्रीमी लेयर SC ST में भी आ गया, तो उसके लिए ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री जी को 9 अगस्त को। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में फैसला करके कहा कि क्रीमी लेयर SC ST में लागू नहीं है और इस फैसले का पार्ट भी नहीं है, तो वो क्लियर हुआ पार्ट। दूसरा पार्ट है डायरेक्शन का, जो फैसले का भी पार्ट है, तो उसमें उन्होंने कहा कि राज्य चाहें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य चाहें तो सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, और उसमें 2 शर्तें लगा दी।
क्वांटिफाइबल डेटा इकट्ठा करेंगे राज्य, और जिसको भी वो रिजर्वेशन देंगे उसको 100% नहीं दे सकते, जो एससी का रिजर्वेशन है उसको। तो ये विषय अननेसेसरी के विपक्ष के लोग इसमें भ्रम फैला रहे हैं। विषय एकदम आपको मैंने क्लियर किया कि क्रीमी का भी विवाद फैलाया, अब जैसे आपका लेटरल एंट्री का भी विवाद फैलाया। जब लेटरल एंट्री में तो सबसे बड़ा उदाहरण तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन उसको भी क्लियर किया मोदी जी ने। और आपने कल जो लेटर जो जारी हुआ उसमें देखा होगा कि जो लेटरल एंट्री वाला जो लेटर था जो वो विड्रॉ हुआ, और उसमें सोशल जस्टिस का इनपुट आने तक इसको विड्रॉ किया गया। इसका मतलब एससी एसटी ओबीसी के हितों की रक्षा करने का काम मोदी जी लगातार करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन सर तो ये थे केंद्रीय मंत्री कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जो सरकार के फैसले की सफाई दे रहे हैं, और सफाई भी नहीं दे रहे हैं, वो ये कहीं ये नहीं बता पा रहे हैं कि मोदी सरकार आखिर इन दोनों मसलों पर उसकी असल सोच क्या है। क्योंकि अगर असल सोच यही थी कि जो संविधान के जो प्रावधान है उनका पालन करना है और एससी एसटी की हितों की रक्षा करनी है और सामाजिक न्याय की बात करनी है, तो आप पहले इन फैसलों को नहीं लाते। पहले आप इन फैसलों को ले आए, उसके बाद आप वापस ले रहे हैं और उसमें फिर संविधान का ही हवाला दे रहे हैं। तो ये जाहिर है कि कहीं ना कहीं विपक्ष का दबाव जो है वो आप पर काम कर रहा है, और विपक्ष का ही नहीं, अब तो सरकार के साथी, और जैसा खुद अर्जुन राम मेघवाल बोल रहे थे कि बीजेपी के सांसदों ने ही पीएम मोदी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। तो इसका मतलब है कि बीजेपी के भीतर भी कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, जिसमें सरकार के फैसलों की जानकारी या तो उनके सांसदों को ही नहीं होती, या वो इस बारे में निश्चिंत ही नहीं रहते कि उनके हितों की रक्षा होगी। ये सरकार का पक्ष है, लेकिन विपक्ष जिस पर आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष क्या कह रहा है, देखिए ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। अखिलेश यादव ने किस तरह आज के इस बंद को समर्थन दिया है। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। ये शोषित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के खिलाफ जनशक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पहले ही आगाह किया था कि संविधान तभी कारगर साबित होगा जब उसको लागू करने वालों की मंशा सही होगी। सत्तासीन सरकारें ही जब धोखाधड़ी, घपलों, घोटालों से संविधान और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेंगी, तो जनता को सड़कों पर उतरना ही होगा। जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं। ये अखिलेश यादव का जो आखिरी लाइन है काफी मारक है कि जन आंदोलन जो है वो बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं। यानी यहाँ अखिलेश यादव ने साफ साफ बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को बेलगाम बताया है। इधर मायावती में भी एक बदलाव आया है। पहले उन्होंने लेटरल एंट्री का जो विरोध था वो किया, अब वो आज के इस आंदोलन को समर्थन दे रही हैं, लेकिन उनके शब्दों में ये दिख रहा है कि वो सीधे सीधे बीजेपी पर प्रहार करने से अब भी बच रही हैं। क्या कुछ कहा है मायावती ने, उनका जो ट्वीट है वो देखिए। मायावती लिख रही हैं कि बीएसपी का भारत बंद को समर्थन, क्योंकि भाजपा व कांग्रेस आदि पार्टियों के आरक्षण विरोधी षड्यंत्र एवं इसे निष्प्रभावी बनाकर अंततः खत्म करने की मिलीभगत के कारण 1 अगस्त 2024 को एससी एसटी के उपवर्गीकरण व इनमें क्रीमी लेयर संबंधी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध इनमें रोष व आक्रोश। दूसरा ट्वीट है उनका, इसको लेकर इन वर्गों के लोगों द्वारा आज भारत बंद के तहत सरकार को ज्ञापन देकर संविधान संशोधन के जरिए आरक्षण में हुए बदलाव को खत्म करने आदि की मांग जबरदस्त, जिसे बिना किसी हिंसा के अनुशासित व शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने की अपील। और तीसरा उनका ट्वीट है, एससी एसटी के साथ ही ओबीसी समाज को भी आरक्षण का मिला संवैधानिक हक। इन वर्गों के सच्चे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनवरत संघर्ष का परिणाम है, जिसकी अनिवार्यता व संवेदनशीलता को भाजपा, कांग्रेस व अन्य पार्टियां समझकर इसके साथ कोई भी खिलवाड़ न करें। यहाँ पर मायावती ने एक और तो आंदोलन को अपना समर्थन दिया है, वो ये भी बता रही हैं कि बीजेपी जो है वो किस तरह आरक्षण से, उसकी जो व्यवस्था है संविधान की, उससे खिलवाड़ कर रही है। और वो साथ ही साथ ये भी बता रही हैं कि इन वर्गों के जो मसीहा हैं, यानी एससी एसटी ओबीसी तमाम पिछड़ों दलितों के जो मसीहा हैं, यानी जिनके हितों के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने सोचा तो वो बाबा साहब अंबेडकर थे, और उन्हीं की बात मायावती ने की, उन्हीं की बात अखिलेश यादव ने भी की, और अब ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार भी उन्हीं की बात करने को मजबूर हो रही है। बार बार मोदी जी को संविधान का नाम लेकर अपने सफाइयां
कुर्बानियां देनी पड़ रही हैं, उससे समझ में आता है कि मोदी सरकार किस तरह बैकफुट पर जा रही है, क्योंकि यही सरकार है, यही आरएसएस है जो हमेशा से आरक्षण के खिलाफ रही है। और आज का ये जो भारत बंद है वो इस मायने में काफी खास है, क्योंकि कल सरकार ने ये फैसला वापस लिया कि लेटरल एंट्री के जरिए जो नियुक्तियां हैं वो अभी नहीं होंगी, और इन नियुक्तियों का विरोध कांग्रेस और बाकी दल इसीलिए कर रहे थे क्योंकि इसमें आरक्षण का कहीं कोई प्रावधान नहीं था। और जिस तरह से जो एससी एसटी पे क्रीमी लेयर की बात सुप्रीम कोर्ट ने की, उसमें भी यही डर इन वर्गों को था कि ये कहीं ना कहीं हमारे हितों को मारेंगे। मतलब आरक्षण की व्यवस्था तो खत्म नहीं हो रही, लेकिन फिर उसमें भी आप अगर वर्गीकरण करेंगे तो इन लोगों को ये लगा कि ये हम ही को बांटने की एक कोशिश हो रही है, और जिसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके खिलाफ आज ये जो भारत बंद हुआ, लेकिन इस पूरे भारत बंद का जो सियासी असर देख रहे हैं हम, उससे ये समझ में आता है कि मोदी सरकार बहुत बुरी तरह घिरी हुई है। तो क्या है पूरा मामला, इसको आज हम विस्तार से समझेंगे। आगे बढ़ूं उससे पहले एक बार जयंत चौधरी की एक बाइट भी सुन लेते हैं, जो इस समय केंद्र सरकार के साथी हैं, लेकिन उसके पहले वो इंडिया गठबंधन के थे। उनके दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला और वो शामिल हो गए बीजेपी के साथ, यानी एनडीए के साथ। क्या कहते हैं जयंत चौधरी, इसको भी आप सुन लीजिए। उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, उसके बाद कानून मंत्री ने संसद में उस पर स्पष्टीकरण भी दे दिया है, कैबिनेट ने भी अपनी राय साफ कर दी है, तो अब कोई ज्यादा विषय बचा नहीं। मायावती जी ने सपोर्ट किया है, कहा कि बीएसपी सपोर्ट करी भारत में। विपक्षी पार्टियों का अधिकार, यही लोकतंत्र है। प्राइम मिनिस्टर पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पे हैं। देखिए, पोलैंड प्रधानमंत्री जी ने इंडिया की सॉफ्ट पावर को ऑर्गेनाइज किया है और राष्ट्रीय हित में जो है एक बड़ी ताकत के तौर पे देखा जाता है। इसलिए जब प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो उससे बहुत चीज़ें फ्लो करती हैं। उनके जाने के पहले और उनके जाने के बाद जो मोमेंटम बनता है, कई सारे समझौते और करार होंगे, उसका लाभ इंडस्ट्री को भी मिलेगा, उसका लाभ जो भारतीय मूल वहाँ निवासी हैं आज उनको मिलेगा, वहाँ हमारी कम्युनिटी को मिलेगा और देश को मिलेगा। तो ये हैं जयंत चौधरी जो ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे के क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, और इस विपक्ष को आंदोलन है या जो भारत बंद है इसको वो एक तरह से खारिज कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जब सरकार पहले ही सारी चीजें स्पष्ट कर चुकी है तो फिर और कुछ बोलने को रह नहीं जाता। क्या है ये सारा मामला, क्या है इसके पीछे की सियासत, और क्यों आज भारत बंद का आह्वान जो है वो बहुत खास है, इस पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर दीपक पाचपोर जी। दीपक जी नमस्कार, स्वागत इस कार्यक्रम में। अभी आपने दीपक जी जयंत चौधरी की बात सुनी, क्या ऐसा नहीं लगता कि जिस किस्म की भाषा मोदी जी के भक्त या जो उनके अंध समर्थक होते हैं वो जो कहते हैं कि अब प्रधानमंत्री जैसे विदेश जा रहे हैं, मान लो ऐसा ये इस तरह से बताते हैं कि कभी कोई इससे पहले प्रधानमंत्री विदेश नहीं गया, या विदेश गया तो उसका नाम, उसके कारण देश का नाम ही नहीं हुआ। ये मोदी जी की हर यात्रा को इतना अलहदा जो बताने की ये जो कोशिश होती है, और खास तौर से ऐसे मौके पर जब देश में एक आंदोलन छिड़ा हुआ है, दलितों और आदिवासियों और तमाम पिछड़े लोगों को एक ये डर उनके भीतर बना हुआ है, क्योंकि आज जो भारत बंद हुआ है ये सबसे बड़ा प्रमाण है इस बात का कि इन वर्गों को अभी तक इस बात की एक निश्चिंतता, एक ये नहीं मिल रहा है, इनको एक भरोसा नहीं हो रहा है कि ये सरकार इनके हितों की रक्षा करेगी, और इसलिए इनको भारत बंद का आह्वान करना पड़ा, क्योंकि सरकार ने ये तो कर ही दिया है कि हम इस फैसले को लागू नहीं करेंगे। उसके बावजूद अगर दलित संगठन और अनुसूचित जाति और जनजाति जो मोर्चा है वो अगर आज इस आंदोलन को कर रहा है और भारत बंद का आह्वान कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि एक बहुत कम जगहों पर इसका असर दिख रहा है, बिहार से लेकर यूपी और राजस्थान और मध्य प्रदेश हर जगह इस बंद का असर हमको दिखाई दे रहा है। इसके बाद भी मोदी इस हालात में देश को छोड़कर और खुद चले गए हैं विदेश। वो आज अपने दौरे की बात करेंगे, क्या उनको देश के लोगों की चिंताओं की बात नहीं करनी चाहिए? देखिए, अगर जयंत चौधरी जो मंत्री हैं वो अगर ये बोलते हैं कि ये जो दौरे होते हैं ये तो ठीक है, हम भी मानते हैं कि सरकार के प्रमुख होने के नाते उन्हें जाना पड़ता है, लेकिन आप जिस भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वही भारत अगर बंद है, आज पूरा का पूरा भारत पैरालाइज्ड है, एक तरह से आप समझिए कि लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हम ये भी मान लें कि ठीक है, आपका निर्धारित कार्यक्रम था, आज आपको जाना ही है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्यों नहीं कल परसों में, देखिए 21 तारीख को बंद की सूचना काफी पहले इन दलों ने दे दी थी,
सरकार को इस बात की जानकारी थी कि ये बंद होने जा रहा है, तो क्यों नहीं इसे युद्ध स्तर पर इस विषय को उठाया गया? क्यों नहीं मोदी जी ने एक सर्वदलीय बैठक तत्काल बुलाई? क्यों नहीं उन्होंने उन संगठनों को बुलाया जो लोग इस समय आंदोलन करने जा रहे हैं? ठीक है, मायावती भी उसमें एक प्रमुख भागीदार है आज के बंद में, तो क्यों नहीं उन्होंने मायावती से भी बात की? क्योंकि भाई मायावती तो आपके विशेष लोगों में से है, आपको कई बार चुनाव जिताने में मायावती ने इस हद तक मदद की है कि उनके ऊपर तो भाजपा की बी टीम होने का ठप्पा तक लग चुका है और उस ठप्पे को उन्होंने सहर्ष स्वीकारा है। तो क्यों नहीं मायावती को आप साथ ले सके? क्यों नहीं कह सके? क्यों नहीं आप जनता को भरोसा दिला सके? अगर सब कुछ कर लेने के बाद भी, और जैसा कि मेघवाल साहब भी कह रहे हैं कि ये अनावश्यक है यह बंद, तो इसका मतलब यह है कि जनता को आपकी बात पर भरोसा नहीं है। बहुत सीधी सी बात यह है, सरकार कभी भी कोई भी ऐसे कदम उठा सकती है जिससे कि दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों का ये जो एक आरक्षण का जो लाभ है उसको कभी भी ले सकती है। दूसरी बात, इसकी पृष्ठभूमि भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही बनाई है। आप याद कीजिए कि ये तो 370 और 400 का नारा इनका पार नहीं हुआ। अगर वो लक्ष्य 2024 के इसमें पा लिया जाता तो यकीन मानिए कि इस तरीके से कोई भी इस भारत बंद की ओर ध्यान तक नहीं देता। जिस प्रकार से आप देखिए बहुत सारे आंदोलन जो पिछले दौरान हुए हैं, पिछले 10 वर्षों में मोदी साहब के रहते, उन्होंने कभी बातचीत करने की एक तरह से कभी जहमत भी नहीं उठाई। कभी उन्होंने नहीं कहा कि आइए बैठिए हम देखते हैं कि क्या दिक्कत है आपको। आप याद कीजिए कि जिस समय किसान आंदोलन हुआ तो किसान आंदोलन लंबे समय तक चलता रहा, ठंड में, बरसात में, गर्मियों में, वहां पे बहुत सारे किसान जो वो शहीद हो गए, 150 से अधिक किसान शहीद हुए। उसके बाद जब पहली पारी उनकी खत्म हो गई, दूसरी पारी खत्म होने पर आ रही थी, उस समय इस आंदोलन ने जब फिर से जोर पकड़ा था, हालांकि वो एक बार आंदोलन वापस ले लिया गया था, फिर भी भारत सरकार ने, दिल्ली सरकार ने वो सारी चीजें, दिल्ली सरकार से मेरा दिल्ली पुलिस ने वो सारी चीजें करने की हरकतें की जो उन्होंने पहले भी की थी। सड़कों पर कीले ठोकना, उसके बाद गड्ढे बना देना, तारे बिछाना, पानी की बौछारें करना, वो सब करते रहे। इसका मतलब ये है कि जनहित के जो मुद्दे हैं या जनता से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उसके प्रति आपकी कोई संवेदनशीलता नहीं है। ये मोदी साहब जाए, बेशक जाए, वो सारी दुनिया घूमे, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्र प्रमुख होने के नाते हमें भी पता है कि उनके कुछ अंतरराष्ट्रीय कर्तव्य भी होते हैं और जुड़े हुए भी हैं, और इस चीज का तो ऐलान कर चुके थे। इस 2024 के लोकसभा के पहले वो ऐलान कर चुके थे कि मुझे कई राज्यों, कई देशों से पहले से न्योता मिला हुआ है। तो इस बात को तो हम बिल्कुल भूल जाए कि वो विदेशी दौरे को टालेंगे, और कम से कम अंदरूनी मसलों को लेकर उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया है कि वो इसको टाल दें। तो उस असली बात यह है कि आपने लोगों का भरोसा ही खो दिया है, इसलिए आप कह रहे हैं कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है और सारी बातें बहुत स्पष्ट हो गई हैं, स्पष्टीकरण हो चुका है। तो फिर जनता सड़क पर क्यों है? किसी को भी भारत बंद करने या कोई हड़ताल करने का शौक नहीं होता, वो बहुत मजबूरी में सामने आता है। दूसरी बात, लेटरल एंट्री के जरिए लोगों के कान खड़े हो गए, लोग सतर्क हो गए हैं कि आपको जहां मौका मिलेगा आप आरक्षण को जो है वो खाने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो कायदे से सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आया क्रीमी लेयर के बारे में, और 100% जो वर्गीकरण के अंदर 100% किसी भी एक वर्ग को पूरा का पूरा वो नहीं दिया जाएगा, आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसमें उनकी चाहे आदेश हो, चाहे टिप्पणियां हो या चाहे ऑब्जर्वेशन, इन सारे मामलों को लेके अभी तक भारत सरकार को एक व्यवस्थित नोट बनाकर पेश कर देना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में कि आपके आदेशों के अनुसार हम सब कुछ वो कर रहे हैं जो आपकी चिंताएं हैं। जहां पर नहीं है वहां पर भारत सरकार के पास एक हक होता है उसे सुप्रीम कोर्ट में बताने का कि किन किन मुद्दों को लेके हम आपकी बात से सहमत नहीं हो सके, इसको आप पुनर्विचार कर सकते हैं। और अभी इस निर्णय को भी वापस लेने की मांग ये सारे लोग कर रहे हैं, जो संगठन आज जो उतरे हैं सड़क पर भारत बंद जिन्होंने किया है, सुप्रीम कोर्ट से वो कह रहे हैं कि आप इस फैसले को वापस लीजिए या इस पर आप पुनर्विचार कीजिए। सरकार को इन संगठनों की इस मामले में मदद करनी चाहिए। अगर आपकी भी सहमति है, आप भी आरक्षण के पक्ष में हैं और आप भी चाहते हैं कि किसी का भी आरक्षण का हक न छीना जाए, तब तो फिर आपके विचार और भारत बंद जो कर रहे हैं उन सब दोनों के विचार एक है, तो फिर ये टकराव क्यों है? और देखिए, ये जो भारत बंद जो हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं हुआ है, वो भारत सरकार के खिलाफ हुआ है। तो भारत सरकार की ये जिम्मेदारी है, मोदी साहब की जिम्मेदारी है। पिछले दिनों मोदी जी ने कई बार ये बात कही थी कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के आरक्षण को कोई छू नहीं सकता।
तो आप आइए सामने, आप अपने वचन को निभाइए और बताइए कि मैं जब तक हूँ और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। लेकिन कुल जमा ये जो बात है कि निश्चित रूप से लोगों के मन में ये शंका है कि भारत सरकार जो है आरक्षण पर डकैती डाल सकती है। आप पहले भी कहते रहे 2024 के चुनाव के पहले कि आरक्षण को खत्म किया जाएगा और संविधान को बदला जाएगा। तो लोगों का सतर्क होना और आक्रोशित होना ये बहुत स्वाभाविक है। और इस आज जो मैं 1-2 मिनट आपके और लूंगा सरुमित्रा जी, आज का जो आंदोलन है बहुत महत्वपूर्ण है, ये मील का पत्थर है। पिछले 10 वर्षों में दलितों, आदिवासियों और कई तरह के उनके ऊपर सामाजिक अन्याय हुए हैं, बहुत सारी उनके साथ दिक्कतें हुई हैं, नौकरियां बहुत बड़े पैमाने पर लंबित है, भर्तियां नहीं हो रही हैं। उससे सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो इन्हीं आरक्षित वर्गों का हो रहा है। आज पहली बार आरक्षण के नाम पर अगर ये वर्ग सड़क पर उतरा है तो इससे बेहतरीन बात और कुछ नहीं हो सकती। मैं आज के दिन को बहुत इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं कि ओबीसी, आदिवासी, दलित, ये जितने जो वर्ग जो आरक्षण का लाभ पा रहे हैं और जिसके कारण आज वो इस स्थिति में पहुंचे हैं कि विकास की मुख्य धारा में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हालांकि बहुत कुछ होना बाकी है, अभी एक बहुत बड़ा वंचित समुदाय है, बहुत सारा है, लेकिन आज उन्हें जागृति तो आई, बहुत अच्छी बात है। ये मायावती ने भी आज ट्वीट किया है, बड़ी अच्छी बात है, वरना तो बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर दलितों के ऊपर चाहे जितने अत्याचार हो जाते थे वो कभी भी मुंह नहीं खुला करती थी। तो ये आज का दिन बहुत शानदार है और मुझे ऐसा लगता है कि ये एकता जो है ये बनी रहनी चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो बार बार नाम लिया जा रहा है, निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। और ये अच्छी बात है कि अम्बेडकर साहब भी मायावती जी को फिर से याद आने लग गए। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा कि मायावती का जो रुख इस समय बदल रहा है वो काफी मायने रख रहा है, क्योंकि उन्हें भी सियासत करनी है और सत्ता में सीधे न सही तो किसी और तरह से अपनी पकड़ दिखानी है। लेकिन वो भी अभी शायद समझ रही हैं कि बीजेपी के साथ रहने से बहुत कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है, बल्कि जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है उन लोगों का ही भरोसा मायावती से भी उठ सकता है। क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ तो एक आम धारणा बनी चुकी है कि ये जो सरकार है, बीजेपी है, संघ है, ये जो है सीधे सीधे इनकी जो सोच है वो संविधान के खिलाफ है। और ये संविधान की जगह यानी बाबा साहेब के संविधान की जगह ये मनुस्मृति को लागू करने में इनकी ज्यादा दिलचस्पी है। और अगर इनको पूरा बहुमत मिल जाता है या अगर ये इसी तरह पावर में बने रहे तो वो हो भी सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी हैं इस देश में जिसमें हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। मतलब राम मंदिर का जो बाबरी मस्जिद को तोड़ना काफी नहीं था, और उसके बाद जब ये फैसला आ गया कि हाँ अब ये जमीन भी जो है वो हिंदुओं को दे दी जाएगी और उसके बाद उस पर मंदिर भी बन गया, तो ये ऐसा नहीं लग रहा था कि ये देश जो है वो इस तरह ये सारी चीजें होते देखेगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 भी इसी तरह खत्म हो गया, और ये पहले ये सारी बातें ऐसी लगती थी कि नहीं ये नहीं होंगी, लेकिन मोदी सरकार ने इसको संभव कर दिखाया, क्योंकि उनके पास बहुमत था या उनके पास एक तरीके का वो लोगों की भावनाएं जो थी वो उनके काबू में थी। मगर अब ये मोदी सरकार के हाथ से जो पकड़ है ये छूटती जा रही है, और इसीलिए कल को अगर ऐसा हो कि संविधान की बहुत सारी चीजें खत्म हो जाए और मनुस्मृति की बहुत सारी चीजें लागू हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। अभी की जो जो कुछ समय पहले की जो स्थिति थी, अभी गनीमत है कि वैसी स्थिति नजर नहीं आ रही, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो नेता प्रतिपक्ष लगातार मोदी सरकार की इन खामियों की ओर आवाज उठा रहे हैं, लोगों का ध्यान दिला रहे हैं। उनका साथ देने के लिए अखिलेश यादव हैं और अब मायावती भी अगर उनका साथ दे रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि मायावती जब भी वो बीजेपी की आलोचना करती तो उसमें वो कांग्रेस का नाम भी जरूर ले लेती हैं। पता नहीं अब उनकी क्या राजनीति है, लेकिन ठीक है, जो भी राजनीति अगर वो बीजेपी को इंगित कर रही है तो लोगों को ये तो समझ में आ रहा है कि बीजेपी कुछ गलत कर रही है। और जो अभी मैंने बात की कि अभी राहुल गांधी जो है वो लगातार सरकार के और उसके जो फैसलों के खिलाफ, गलत फैसलों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इस पर लोकसभा सांसद है मणिकम टैगोर जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने अभी ये कहा एक इंटरव्यू में कि पिछले 2 महीनों में प्रधानमंत्री मोदी ने 3 प्रमुख नीतिगत यू टर्न लिए। इनमें ब्रॉडकास्ट बिल, कैपिटल गेन्स टैक्स में इंडेक्सेशन और सिविल सर्विस में लेटरल एंट्री शामिल है। लेटरल स्कीम को रद्द करने वाले मंगलवार के सरकारी आदेश से पता चलता है कि अब हमारे पास एक कमजोर प्रधानमंत्री और एक मजबूत विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं।
ये मणिकम टैगोर का कहना है। तो उन्होंने 3 फैसलों की बात की दीपक जी, लेकिन 2 फैसले जो अभी जिनका जिक्र मैंने किया, एक तो ये SC/ST के जो उसमें क्रीमी लेयर की बात को सरकार ने ये कहा था कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, और दूसरी बात जो वक्फ बोर्ड, ये 2 बिल और थे, मतलब या बातें और थी जिनमें सरकार का यू टर्न दिखा। यहाँ जिस तरीके से यू टर्न की बात हो रही है और जो मजबूर मोदी को बोला जा रहा है और राहुल को मजबूत बोला जा रहा है, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में संसद की तस्वीर और उसके वहां का जो माहौल है वो और बदलेगा जब मोदी आएंगे लौट कर? अभी मेरा ख्याल है कल 22 तारीख को ही कांग्रेस ने ये ऐलान भी किया है कि वो जो ईडी के दफ्तर के सामने जाकर प्रदर्शन करेगी, ये भी ऐलान किया था। अब कल क्या होता है ये देखना होगा। इस बीच चुनाव भी हो रहे हैं, और ये जो आज का जो बंद है, ये क्या आप दीपक जी इसको समझते हैं कि ये मोदी की कमजोरी की निशानी है? क्या वो एक कमजोर सरकार इस समय देश में चला रहे हैं, और जो कमजोरी है वो क्या सरकार को यानी बीजेपी को खत्म कर देगी? देखिए, अगर हम पिछले 10 वर्षों के कुछ आंदोलनों को देखें सौमित्रा जी, तो ज्यादातर जिन लोगों ने हड़तालें की थी या किसी प्रकार के भी आंदोलन चलाए थे, उनमें से कुछ वर्ग ठीक ठाक मतलब मजबूत थे। जैसे आप किसान देखिए, ये जितने किसान थे ये उस जाट बेल्ट के आते, पंजाब, हरियाणा, और निश्चित रूप से आर्थिक रूप से जो समृद्ध जो एक प्रकार का जो वर्ग रहेगा, वो लंबी चुनौती सरकार को दे सकता है, उनके खिलाफ कर सकता है। शाहीन बाग का आप आंदोलन या नागरिकता कानून के खिलाफ जो आंदोलन हुए हैं हमारे देश में, उसको भी लोगों ने जो किया, उन्होंने भी, उनकी एक क्षमता थी कि वो इस आंदोलन को खींच सकते थे, चला सकते थे, लड़ सकते थे सरकार से। फिर उसके बाद छात्रों का भी आप आंदोलन हुआ था, आप देखिए JNU में हुआ, फिर रोहित वेमुला के नाम से हुआ। ये भी वो वर्ग था जिसके पास लड़ने की ताकत थी, बुद्धि थी, सब कुछ था। लेकिन आज का जो भारत बंद है, आप सोचिए कि किन लोगों ने किया है। वो समाज का सबसे कमजोर और सबसे निचला तबका है, इसमें दलित है, इसमें OBC है, ये जो वर्ग है ये सबसे कमजोर है। और सारा आरक्षण का तो सारा उद्देश्य ही इनका सशक्तिकरण है, और इनको सामाजिक न्याय दिलाना है, सम्मान दिलाना है, और मानवीय गरिमा जो चाहिए, हर व्यक्ति का जो अधिकार है और नागरिक का जो अधिकार है, उससे ये वंचित तबका है। लेकिन आज देखिए कि इन्होंने भारत बंद जैसी एक बड़ी चुनौती को जो लेके आए हैं, तो उसका कारण यही है कि लोगों को पता चल गया है कि हालत इतने खराब है कि अगर आज भी आप नहीं खड़े होते हैं तो भविष्य आपका बिल्कुल नहीं है इस देश में। इस देश में मतलब इस हिसाब से कि आप रहेंगे, लेकिन आपकी स्थिति बहुत खराब रहेगी, आर्थिक बदहाली रहेगी, न्याय से आप वंचित रहेंगे, मानवीय गरिमा आपके इर्द गिर्द नहीं फटकेगी, हम ये कह सकते हैं। दूसरी बात, मायावती का ये कहना बड़ा बचकाना है कि उन्होंने जो कांग्रेस का भी नाम लिया है। भाई कांग्रेस, एक बार और मुझे याद है किसी मुद्दे पर मायावती ने ही एक बार कहा था, और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही है। मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रहा है वो कौन सा इशू था, लेकिन ये शायद 22 या 23 की बात है। तो अगर आपको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में फर्क नजर नहीं आ रहा है, तो मायावती जी को मुझे आश्चर्य होता है कि किस प्रकार से काशीराम ने कैसे किस महिला को अपनी राजनीतिक विरासत सौंप दी है। इस समय देश में अगर प्रगतिशीलता, सेक्युलरिज्म और निचले वर्गों के लिए किसी भी प्रकार की सहानुभूति और उन्हें सशक्तिकरण करने का जो भी निश्चय है, वो सिर्फ कांग्रेस के पास है। यहां तक कि खुद मायावती ने जो है उस चीज को छोड़ दिया था। आप खुद बताइए कि पिछले दिनों में मायावती कौन से मुद्दे को लेकर वो सड़क पर उतरी? वो काशीराम जो थे उनकी विरासत कहां गई? तो अगर वो ये कहती हैं, कांग्रेस को भी लपेटती हैं कि कांग्रेस के कारण ऐसा हो रहा है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इस बात पे। और वो एक तरह से अपनी कमजोर जमीन जो है फिर से पाने की कोशिश कर रही है। आप याद कीजिए पिछले चुनाव में, अभी जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस और अखिलेश के पास जो जीत दर्ज हुई है, जो उन्हें मेरे ख्याल से कुल शायद 33 सीटें राज्य में मिली हैं, तो सारी की सारी जो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो दलित वोट है वो शिफ्ट हुआ है, वो नाराज होकर शिफ्ट हुआ है। मुस्लिम वोट बैंक मायावती से नाराज होकर शिफ्ट हुआ है और वो इन्हें मिला है, तभी इतनी बड़ी संख्या में उनकी जो सीटें हैं वो आई हैं। तो मायावती को कांग्रेस को लपेटना इस मुद्दे पे इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अपनी जमीन को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सामाजिक कीमत पर अगर आप राजनीतिक कुछ लक्ष्य हासिल करना चाह रही हैं,
तो आप आंदोलन को कमजोर ही करेंगे। इस समय जो मायावती अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला सकती है, तो क्यों नहीं एक सामाजिक आंदोलन में कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ खड़ी हो सकती है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। आपने 2.5 साल तक बीजेपी के साथ सरकार चलाई है, आप मुख्यमंत्री रही उनके सपोर्ट में। तो ये एक ऐसा आंदोलन है आज का जिसमें सभी तरह के प्रगतिशील तबके, ऐसे सारे लोग जो समता मूलक समाज की कल्पना करते हैं, उसके लिए लड़ना चाहते हैं, उन सबको इकट्ठे होना चाहिए। और अखिलेश यादव ने भी जिस प्रकार से समर्थन दिया है, कांग्रेस भी इस आंदोलन के साथ है, चाहे सीधे सीधे अगर न उतरी हो, लेकिन निश्चित रूप से उसके साथ है। बहुत सारे भीम आर्मी भी इसके साथ है। उन सब का स्वागत है, उन सब का स्वागत है जो इस आंदोलन में उतरेंगे। क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा है और ये इतनी बड़ी ताकत से आपकी लड़ाई है कि कोई भी अकेला दल या छोटा सा समूह या छोटा सा वर्ग जो है उस लड़ाई से पार नहीं पा सकता। आपको सब लोगों को उसमें जुटना होगा। आप दलितों को, आदिवासियों को, यहाँ तक कि महिलाओं को, सारे वंचितों को, इन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। क्योंकि ये जो आंदोलन का जो मूल मुद्दा है वो कमजोर कर देगा समाज को। अगर आपने आरक्षण जैसी चीज छीन ली इनके हाथ में, आज इनके हाथ में एक ही चीज है, बाबा साहब का दिया हुआ, वही सबसे बड़ा सामाजिक न्याय का अस्त्र है। अगर आप उसके लिए इकट्ठे नहीं हो सकते, मायावती जी ठीक है, अच्छी बात है, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि स्वागत है। अगर उनकी कुछ समझ में बात आ रही है, इस आंदोलन के साथ खड़े होना चाहिए था और बाकायदे उन्हें सक्रिय होना था, उन्हें इसमें शामिल होना चाहिए था, दिखना चाहिए था उनको भी सड़कों पर। अब जो है आप बंद कमरों से, एसी कमरों से अगर दलित राजनीति करना चाहेंगी तो नहीं हो गई। क्योंकि अब जो है दलितों की बातें करने वाले और बहुत सारे नेता और बहुत सारे समूह खड़े हो गए हैं। आप वैसे ही हाशिए पर चले जाएंगे धीरे धीरे, जिस प्रकार से रामदास आठवले की पार्टी चलेगी सत्ता में शामिल होकर। धीरे धीरे रामविलास पासवान की जो पार्टी है वो 2 टुकड़ों में भी बट गई और आज उनकी स्थिति क्या है हम देख रहे हैं कि चिराग पासवान केवल भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट देने के लिए मंत्री बने हुए हैं। जबकि इस मुद्दे पर तो उन्हें कहना चाहिए था, उन्हें सड़क पर आना चाहिए था, उन्हें भी अपने पिता की विरासत को ख्याल में रखना चाहिए था। लेकिन कुल जमा ये आंदोलन एक बेहतरीन शुरुआत है। तरुण मित्र जी बिल्कुल, आंदोलन बेहतरीन शुरुआत इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि यहाँ पर दलित एक बार फिर से अपनी ताकत दिखा रहे हैं। और अगर मायावती या चिराग पासवान जैसे स्वघोषित नेता इन दलितों के, अगर वो उनके लिए सड़कों पे नहीं उतरेंगे तो दलित भी पीछे नहीं हटे हैं कि अगर हमारे नेता नहीं उतर रहे तो हम कैसे उतरे। वो उतर गए हैं और शायद दीपक जी ये हिम्मत जो है इन्हें मिली है राहुल गांधी जैसे नेताओं के कारण। कल ही राहुल गांधी का एक बयान आया जब वो अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली गए और वहां पर जहां पर एक दलित युवक की हत्या हो गई है कुछ दिनों पहले और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो राहुल गांधी ने वहां पर सीधे सीधे ये कहा कि हम इसके लिए बिल्कुल न्याय की मांग कर रहे हैं और जब तक सरकार इस पर मतलब पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करेगा हम अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। और राहुल गांधी ने सीधे आरोप लगाया कि वो दलित है इसीलिए शायद इस तरह से काम हो रहे हैं। तो राहुल गांधी का ये जो बयान है, जिस तरह से वो एक मृत युवक के परिजनों के साथ खड़े हुए, या हम देख रहे हैं वो मोची के साथ उतने आराम से बैठ रहे हैं, वो कैब ड्राइवर के साथ उतने ही आराम से बैठ रहे हैं। उन्होंने कैब बुक करने से पहले उसकी जाति तो नहीं पूछी थी, वो ब्राह्मण निकल गया वो अलग बात है, लेकिन वो मोची के साथ भी उतने ही सहज है, वो कैब ड्राइवर के साथ भी उतने ही सहज है, वो अगर मलेशिया के नए राष्ट्राध्यक्ष से मिल रहे हैं तो वो भी उतने ही सहजता से मिल रहे हैं। यानी राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि उनकी नजरों में सारे लोग एक समान हैं, जो एक सही अर्थ में एक नेता की पहचान होती है। लेकिन यहाँ पर मोदी जो है वो दूसरे तरह की पॉलिटिक्स करते दिखाई दे रहे हैं, जिनकी वाणी और मतलब कथनी और करनी दोनों में फर्क बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। और विपक्ष भी इस बात को समझ रहा है, इसीलिए जब दलित आंदोलन या ये जो इस तरह के आदिवासी संगठन अगर आज आंदोलन के लिए निकले हैं, भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, तो विपक्ष का समर्थन उनको मिल रहा है। हालांकि बीजेपी को इसमें भी साजिश दिख रही है, या वो ये सोच रही है कि विपक्ष को और कोई काम नहीं है। लेकिन दीपक जी यहाँ भी शायद सरकार ये कहकर गलती कर रही है, क्योंकि विपक्ष का तो काम ही चेक एंड बैलेंस करना है लोकतंत्र में, तो वो अपना काम कर रही है। अगर वो भी सरकार की हाँ में हाँ मिलाए तो फिर पूरी तरह से तानाशाही लागू होने में तो कोई देर ही नहीं रहेगी। तो विपक्ष तो यहाँ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, सवाल यह है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी कब निभाएगी। आपको मैं दीपक जी, हम अपने दर्शकों को एक जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो सुनाना चाहते हैं, जो SC/ST से जुड़ा हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी SC/ST जातियां और जनजातियां समान वर्ग नहीं है, कई जातियां ज्यादा पिछड़ी हो सकती हैं। और जब उन्होंने इसीलिए क्रीमी लेयर का प्रावधान भी दिया, और फिर अदालत ने इसमें जो उदाहरण दिए
वो सीवर की सफाई करने वाले और बुनकर का काम करने वालों का उदाहरण दिया और ये कहा कि ये दोनों ही जातियां एससी कैटेगरी में आती हैं और लेकिन इस जाति से आने वाले बाकी लोगों से ये ज्यादा पिछड़ी हुई हैं। मतलब जो मैला ढोने का काम करते हैं, सीवर सफाई का काम करते हैं और जो बुनकर होते हैं, ये लोग भी एससी के ही हैं, लेकिन ये एससी के बाकी लोगों की तुलना में और ज्यादा, मतलब एक तरह से कहें तो दलितों में दलित हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। अब इसी से मुझे याद आता है दीपक जी की राहुल गांधी से अभी हाल ही में संसद में मैला ढोने वाले, जो हाथ से मैला ढोने वाले कुछ लोगों ने मुलाकात की और उनके जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने बताया कि सरकार तो ये बोल देती कि ऐसी कोई बात है ही नहीं, क्योंकि ये प्रथा प्रचलन में नहीं है, इसीलिए इन लोगों की दिक्कतों का जो समाधान है वो भी नहीं हो पाता। कई बार इन लोगों की मौत हो जाती है क्योंकि वो बड़े खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं। एक तरीके से वो भी तो ये सफाई का जो काम है वो करते करते शहीद ही होते हैं। मेरे नजरों में तो वो कम से कम शहीद हैं और लेकिन समाज उनको बिल्कुल इज्जत नहीं देता। एक बात, क्योंकि ये जो हमारी व्यवस्था ही चली आ रही उस तरह की है। लेकिन सरकार अगर कम से कम इस तरह की व्यवस्था करे कि उनको भी सम्मान से जीने का हक मिले और उनको कम से कम इस काम से जो वाकई मुक्ति मिलनी चाहिए। अगर सरकार ये कह रही कि ये पूरी तरह से खत्म है तो वो धरातल पे भी पूरी तरह खत्म दिखनी चाहिए। ये सारी चीजें नहीं कर रही है सरकार और नाम लेती है संविधान का, नाम लेती है बाबा साहब अम्बेडकर का। याद कीजिए दीपक जी, इसी गुजरात में, मोदी के गुजरात में ऊना में किस तरह जो चमड़े जो निकालते हैं मरे हुए पशुओं का, उनको जो पीटा गया था, उसके बाद उन लोगों ने ये कह दिया था कि अब हम काम नहीं करेंगे, तो एक वो बड़ा केओस उस समय कायम हो गया था। क्या कहेंगे दीपक जी, सरकार की इस कथनी और करनी का जो अंतर है, क्या विपक्ष यहीं पर बीजेपी को या मोदी को मात दे देगा, क्योंकि उनकी कथनी और करनी एक जैसी नहीं है? देखिए, मुझे तो वो जो पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर मुझे थोड़ा सा आश्चर्य है, जिसमें उन्होंने कहा कि सीवरेज का काम करने वाले और एक बुनकर के सामाजिक जो एक तरह से स्थान है उसमें फर्क है, क्योंकि वो ज्यादा पिछड़ा है जो सीवरेज का काम करता है बुनकर के मुकाबले। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि समाज का जो सवर्ण है क्या उन दोनों में भेदभाव करता है? वो दोनों को एक जैसी तुच्छ निगाह से देखता है। उसका सवर्णों का रोटी और बेटी का संबंध न तो सीवर साफ करने वालों के साथ है और न ही बुनकरों के साथ है। तो कुल जमा समाज, सुप्रीम कोर्ट का अपना नजरिया कुछ हो सकता है, उसने बारीकी में जाके ये बात कही होगी, लेकिन जितने भी दलित हैं, जितने भी ओबीसी हैं, इन सबको सवर्ण किस निगाह से देखता है ये हमें देखने की बात है। दलित में जितने भी तरह के वर्ग हैं उन सबको उसी दृष्टिकोण से देखता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। देखिए, मराठी का दलित साहित्य बड़ा समृद्ध है। उसमें एक लक्ष्मण माने नाम के एक उपन्यासकार हुए हैं जिन्होंने एक उपन्यास लिखा है, उसका नाम है उपरा। उपरा का मतलब है कूड़ा घर, जहाँ कूड़ा करकट डाला जाता है, जिसको हम पता सब गंदगी जहाँ डाल दी जाती है। तो लक्ष्मण मान राय के इस उपन्यास का जो नायक है वो भी दलित है, पढ़ता लिखता है, और जब उसको एक स्कूल कॉलेज में नौकरी मिलती है डिसेक्शन लेबोरेटरी में उस स्कूल में, तो उसे वही काम दिया जाता है कि जो डिसेक्शन के बाद जो सारा जो टुकड़े उकड़े जानवरों के पड़े रहते हैं, इसको दफनाने का जो काम है, इसको ठिकाने लगाने का काम है। मतलब उसके परिवार में जो काम चला आ रहा था जानवरों की खाल उतारने का काम, वही काम उसको पढ़ लिख लेने के बाद भी उस स्कूल कॉलेज की नौकरी में भी उसे वही काम दिया जाता है। इसका मतलब मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं देखना चाहिए कि आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं एक सामाजिक व्यवस्था को। आप सामाजिक व्यवस्था को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखिए, सवर्ण किस दृष्टि से देख रहा है। उसके लिए तो दोनों ही है, चाहे वो बुनकर है, चाहे वो जो गंदगी मैल साफ करने का जो काम कर रहा है, चाहे वो बढ़ई है। आपका तो व्यक्तिगत संबंध इन परिवारों से किसी से नहीं है, ना आपका रोटी का संबंध है, ना बेटी का संबंध है। तो आप इस वर्गीकरण में क्यों जा रहे हैं, मेरा ये कहना है। तो ये इसलिए इसके खिलाफ जो मूल रूप से मुझे ऐसा लगता है जो नाराजगी हुई है लोगों की और आज जो सड़क पे आए हैं, वो उस वर्गीकरण के खिलाफ भी है। आप पूरे समाज को समृद्ध कर दीजिए, सबको सामाजिक न्याय मिल जाएगा। आप सबको खुशहाल कीजिए, उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अंतर आपको सामाजिक व्यवस्था के अनुसार नहीं, आपको उनके आर्थिक खुशहाली के हिसाब से बनानी होगी। सबको एक जैसी मानवीय गरिमा आपको प्रदान करनी होगी, सबके हक दिलाने होंगे। क्या कारण है कि एक प्रवेश शुक्ला नाम का व्यक्ति बाकायदे आदिवासी को बैठा के उसके सर पर पेशाब करता है और उसकी ये हिम्मत है कि उसका वो वीडियो भी जारी करता है।
ये ताकत कहाँ से आती है? ये ताकत उसी से आती है। संविधान ने तो बेचारे उस आदिवासी को ताकत दी है कि आपके खिलाफ ऐसा कोई नहीं करेगा, लेकिन सामाजिक शक्ति जो है वो शक्ति ऐसी है कि जो गरीब को, आदिवासियों को, वंचितों को, महिलाओं को ये उस प्रकार से सुखी, समृद्ध और एक शांतिपूर्ण और गरिमामय जीवन जीने के लिए बिल्कुल परिस्थितियां उपस्थित नहीं करती। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का, मतलब मैं इतना जानकार तो नहीं हूं, लेकिन मैं इसको मानवीय दृष्टि से उस निर्णय को देखना चाहता हूं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो कहीं न कहीं इसको फिर से पुनर्विचार करने की वाकई जरूरत है। दूसरी बात, राहुल गांधी ने जो सामाजिक न्याय यात्रा शुरू की उसी का आज परिणाम है कि आज आप इस हालत में हो गए हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ भारत बंद करने की हिम्मत आपके पास आ गई है। वरना आप सोचिए कि अगर 370 और 400 सीटें आ चुकी रहती एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या मायावती जो है ऐसा ट्वीट जारी करने की हिम्मत करती और क्या भारत बंद को समर्थन देती? और असली बात है, भारत बंद होता ही नहीं। ये जो आज भारत बंद की ताकत आप में आई है, उसका मूल कारण यह है कि राहुल गांधी की पिछली 2 यात्राएं, और उन 2 यात्राओं के कारण उन्होंने लोकसभा के अंदर जो कमजोर कर दिया सत्ता को, मोदी को, और उसी के कारण मोदी जो है उन्हें लेटरल एंट्री जैसा निर्णय वापस लेना पड़ा, उन्हें प्रसारण बिल वापस लेना पड़ा, वक्फ बोर्ड का निर्णय उन्हें जेपीसी के पास भेजना पड़ा। तो ये जो आज आप जो खड़े हैं भारत बंद कर रहे हैं, इसकी असली ताकत जो है वो तो राहुल गांधी ने ही दी है। इसलिए मुझे बार बार आश्चर्य होता है कि मायावती इसमें कांग्रेस को क्यों दोष दे रही है। कांग्रेस के खिलाफ तो आपने पिछले 10 सालों से लड़ाई ही नहीं की है, आप तो अप्रत्यक्ष रूप से उसे कमजोर जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपने ऐसी कोई सामाजिक लड़ाई नहीं लड़ी। मेरा विरोध इस समय कोई मायावती को लेकर नहीं है, मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि मायावती को ये बात समझ में आई है, लेकिन कांग्रेस को आपको ये श्रेय तो देना पड़ेगा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को उन्होंने जिंदा रखा है इस देश में। अगर आज नहीं होती कांग्रेस तो आप कल्पना कर सकती हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का नारा था कांग्रेस मुक्त विपक्ष, कांग्रेस मुक्त भारत। क्यों था? इसीलिए इस सड़क पे कोई भी हमें नजर नहीं आना चाहिए और हम जो चाहे वो हम करेंगे। तो राहुल गांधी को श्रेय आपको देना ही पड़ेगा। तरुमित्रा जी बिल्कुल, आज सड़कों पर, भारत की सड़कों पर जो बंद का नजारा है और लाल, नीले, हरे झंडे जो तमाम दिखाई दे रहे हैं, ये एक सशक्त विपक्ष और सशक्त और जागरूक देश की पहचान बन गए हैं। और अच्छा लग रहा है ये देख के कि सरकार को अब मनमानी करने का हक जो है वो जनता ने उससे छीन लिया है, उसको ये समझा दिया है कि अब आपकी कोई भी मनमानी नहीं काम करेगी, बल्कि आपको मजबूर होना पड़ेगा हमारी बात सुनने के लिए। आज भारत बंद का ये एक बड़ा संदेश है। देखने वाली बात होगी कि मोदी सरकार आज के इस बंद के संदेश को समझती है या इग्नोर करके अपना ही नुकसान करती है। तो दीपक जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए